नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कक्षा 11वीं में यह चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है वो यहीं से है। यहीं से हम समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन और कार्बन के जितने भी व्युत्पन्न है, जो उसके डेरिवेटिव रहते हैं, जो उनका जो टेक्निक रहता है, उनकी स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये सब चीज़ें हम यहीं से ही शुरू करते हैं हम सीखने की। ठीक है, तो एक एक करके हम इस चैप्टर में देखेंगे और इसको सीखेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा लंबा है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें समाहित हैं, तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। तो इसे हम 2 से 3 भाग में, 2 से 3 वीडियो में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है लास्ट एक फाइनल वीडियो बना के वहाँ पे हम इसके जो एकदम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, जो एकदम कीवर्ड्स हैं, है ना, जो शॉर्टकट में हम इस चैप्टर को पूरे अपने माइंड मैप में बिठा पाएँ, उस प्रकार से हम लास्ट वीडियो में फिर उसको देखेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं अपना यह जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक जो हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन का परिचय पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन का विकास जो है कहाँ से कैसे हुआ और अभी क्या कंडीशन है, उसके जो यौगिक हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। उसके बाद फिर यहीं पे हम IUPAC नोमेनक्लेचर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही नहीं, पूरे केमिस्ट्री वर्ल्ड के लिए, या कहीं के ऑर्गेनिक के लिए भी कह सकते हैं ना, ऑर्गेनिक के लिए ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। IUPAC नोमेनक्लेचर आना ही आना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ नहीं आता है, मतलब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीरो है। ये चीज़ IUPAC जब नाम हमको समझ में आने लगते हैं, तब फिर हमें कॉन्फिडेंट आता है और आगे चीज़ें बढ़ती जाती हैं कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगता है। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री से ये थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा मज़ेदार है, थोड़ा सा रोचक है, थोड़ा सा घुमावदार है ना, थोड़ा सोचना पड़ता है। इसके लिए एक बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, उस विस्थापन के कारण क्या क्या उसके इफेक्ट पड़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस जिसे हिंदी में अनुनाद कहते हैं, अति संयुग्मन, हाइपर कंजुगेशन जिसे कहते हैं, ये सब चीज़ें इफेक्ट हैं, ये क्या डालती हैं इसमें, इसी में हम पढ़ेंगे। फिर कोई जो एसिड है कितना स्ट्रांग है, वीक है, कोई अम्ल जो है कि उसकी अम्लीयता ज़्यादा है, कोई क्षार है उसकी क्षारीयता कम है या ज़्यादा है, इन चीज़ों के बारे में ये जो इफेक्ट है ये सब बताते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, निक्टोफाइल क्या होता है, रिएक्शन कैसे होता है, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बनिक जो रिएक्शन है वो क्या क्या हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इन सभी चीज़ों को एक एक करके समझने का हम प्रयास करेंगे। कक्षा 11वीं का जो पुस्तक छत्तीसगढ़ बोर्ड में जो दिया है, उस पुस्तक में कितनी जानकारी है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं हम। ये जो कार्बनिक रसायन है ना, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, तो शुरुआत में प्राचीन काल में जो है, जब विद्वानों द्वारा जो है जब खोजा जा रहा था एलिमेंट और ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में जब डिस्कशन उनका हो रहा था, जब वो लोग खोज रहे थे, डिस्कवरी जब हो रहा था, तब विद्वानों का यही मत था कि उनको ये लगता था कि कार्बनिक जो यौगिक हैं, जो कार्बनिक यौगिक हैं, इन यौगिकों का स्रोत जो है केवल वनस्पति एवं प्राणी जगत से है। क्योंकि जो कार्बनिक है ना, कार्बनिक चीज़ें पहले बनी, ऐसे संश्लेषण नहीं होता था पहले। ये चीज़ कुछ जीव है ना, जीवों के मरने पे कि वहाँ से कुछ निकलता है, उनके अपशिष्ट से या फिर कुछ चीज़ों से कार्बन का जो एलिमेंट है वो सब चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, जीवों में पाई जाती हैं, ऐसा मानना था। ऐसा ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस बर्जीलियस साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1780 में एक प्रस्ताव दिया था, 1780 में प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि
$250 तक जो उन्होंने जो कहा कि 250 तक उनका जो कहना था वह चला। ठीक है, तो उनका यह मानना था कि कार्बनिक यौगिक जो है उनका बनना, उनका प्रस्ताव था कि कार्बनिक यौगिकों का बनना, जो भी कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिकों का बनना केवल जीव बल, वाइटल फोर्स कहते हैं जिसे, है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया उन्होंने, बर्जीलियस ने, जीव बलों के बिना संभव नहीं है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का बनना केवल जीव बलों से संभव है ना, इसके बिना संभव नहीं है, ऐसा बर्जीलियस ने कहा। यह तब तक चला, यह कब तक चला, यह 2.25 ये 225 साल, 2.25 साल, है ना, 250 साल तक यह चला और इस चीज को माना गया। ठीक है, 225 साल तक यह चला। लेकिन जब 1828 में वोहलर नाम के एक साइंटिस्ट आए, 1828 में, किसने, वोहलर ने, वोहलर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने यूरिया को लैब में बनाया। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक हमारा जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक जो यौगिक है, वो यूरिया को बनाया किससे, अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से जब 1828 में वोहलर ने इसको लैब में बना डाला, तब ये पता चला कि नहीं, बर्जीलियस गलत थे, उन्होंने गलत तो नहीं थे, वो अपने ज़माने में सही थे। ठीक है, तब तक वो वहाँ था कि अगर हम उनका जो प्रस्ताव था उसी पे डिपेंड रहना ही आवश्यक नहीं है, उसके अलावा भी उसे लैब में बनाया जा सकता है। केवल जीव प्राणी जगत से ही, वनस्पति जगत से ही सिर्फ कार्बनिक यौगिकों का जो बनना है, कार्बनिक यौगिकों का जो बनना है वह सिर्फ उसी से संभव नहीं, बल्कि उसे लैब में भी बनाया जा सकता है। तो उन्होंने अमोनियम साइनेट जो रहता है, अमोनियम CNO, इसे गर्म करके बनाया और इससे बना यूरिया, NH2CO NH2। इस यूरिया को 1828 में बनाया, तब हमें पूरा दुनिया को पता चला कि इसे बनाया भी जा सकता है। उसके बाद फिर जैव बल सिद्धांत जो वाइटल फोर्स है, उससे थोड़ा सा वो धुंधला हुआ। उसके बाद फिर और वैज्ञानिक आए कि कोल्बे, 1845 में कोल्बे आए, है ना, कोल्बे महान साइंटिस्ट थे कि अभी कोल्बे ने बनाया, एसिटिक एसिड का निर्माण किया। ठीक है, कोल्बे ने CH3COOH एसिटिक एसिड का निर्माण किया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जीलियस का था वो थोड़ा सा और धुंधला हो गया। ठीक है, फिर सन 1856 में कौन आए, वो 1856 में बर्थेलो साइंटिस्ट आए, जिन्होंने मीथेन गैस CH4 बनाया, इसका संश्लेषण किया लैब में। तो ये सब आने के बाद फिर पता चला कि बर्जीलियस जो बताए थे वो अब काफ़ी धुंधला हो गया, वो अब मान्य नहीं रह गया है, क्योंकि कार्बनिक जो यौगिक हैं उनको लैब में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सामान्यतः क्या रहता है, कार्बनिक यौगिक में अक्सर देखा गया है कि कार्बन अवश्य उसमें उपस्थित रहता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। ठीक है, तब आधुनिक तौर पे, आधुनिक जो इसका परिभाषा बना, कार्बनिक रसायन की आधुनिक जो परिभाषा बना, वह यह बना कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन जो है कार्बनिक रसायन, है ना, कार्बनिक रसायन जो है कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है
जहाँ हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जहाँ हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव। व्युत्पन्न मतलब क्या, जैसे कि हम पढ़ते हैं, अनार हम पढ़ते हैं बचपन में छोटे जब रहते हैं तो, ठीक है, या जो हमारा जो अक्षर होते हैं आ क ख, उन सब से मिलके ही नए नए शब्द बनते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, जो मूल हाइड्रोकार्बन है, और उनके मिलने से भी और बहुत सारे नए हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो जो उनके मिलने से और नए चीज़ बनेंगे उन्हें उसका व्युत्पन्न कहते हैं, उनके इंग्लिश में उसे डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव। तो इनका जहाँ पे अध्ययन होता है, विज्ञान की वह शाखा जहाँ पे हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। यह हमारा कार्बनिक रसायन का परिभाषा। अब हम देखते हैं कार्बन के बारे में, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, कार्बन की टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन में मुख्य चीज़ है कार्बन, उसमें कार्बन उपस्थित रहता है। कार्बन के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कार्बन जो होता है उसका हमारा एटॉमिक नंबर रहता है 6, 6 इलेक्ट्रॉन उसमें रहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p2, इस प्रकार से रहता है। इसको डिटेल में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये 2px रहता है 1, और 2py 1, px py pz, तीन प्रकार के ऑर्बिटल रहते हैं हमारे पी सेल में, है ना। पी जो सब सेल है उसमें तीन प्रकार के ऑर्बिटल रहते हैं, px py और pz। तो x और y में एक एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब ये किसी से बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है किसी से बॉन्ड बनाता है, जब इसका कॉम्बिनेशन किसी से होता है, तब जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें जो संकरित अवस्था में आता है, तो ये तो हो गया पहला कक्षा का जो है 2 इलेक्ट्रॉन अलग ही हो गए। दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है साझा करके यहाँ दूसरे कक्षा में इसको 8 पूरा करना है अष्टक नियम के हिसाब से। ठीक है, तो इसकी संयोजकता जो है 4 रहती है, क्योंकि ये कार्बन जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी अन्य कार्बन से या किसी अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉनों का जो साझा करता है, उससे अपना 8 जो अष्टक जो है 4 और इलेक्ट्रॉनों को इसके साथ में पूरा करता है। ठीक है, तो इसे हम ऑर्बिटल के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा, ये हमारा 1s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, जो कि रिएक्शन में भाग नहीं लेते। 2s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसका एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे z वाला जो खाली है, 2pz जो खाली है, उस खाली ऑर्बिटल में जब एक्टिवेशन एक्साइटेड स्टेट में आता है ना, जब उसकी एनर्जी थोड़ा सा बढ़ता है, और एक्साइटेड स्टेट में जब इन ऑर्बिटलों का जो एनर्जी लेवल सेम रहता है, तब उस टाइम पे 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाता है और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं, इस प्रकार से, ये 1 और ये 3। तो ये 2s और ये 2p में इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यह चतुर संयोजकता जो है कार्बन, यह शो करता है। हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो जब सिंपल हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका किसी चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है ना, इन चारों ऑर्बिटलों में चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे के जब भरे जाते हैं, तब यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। sp3 एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल संकरित होते हैं, और उससे फिर एक कार्बनिक एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल देख लें CH4 मीथेन को, है ना, तब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन का यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन आके फिर हाइब्रिडाइजेशन होता है, अपना स्टेप पूरा करता है, और ये जो है हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर लगता है। स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो यह हो जाएगा, सेंट्रल एटम सी रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से इस साइड में रहेगा, और एक हाइड्रोजन इस साइड में, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर। ये चारों जो है, चारों का जो बॉन्ड है, इसका बॉन्ड डिस्टेंस होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड डिस्टेंस नहीं, बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट्स, है ना। 109 डिग्री 28 कला जो है इसका बॉन्ड एंगल रहता है। यहाँ पर हाइड्रोजन लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का बॉन्ड इस प्रकार से रहता है, ठीक है। और इसे अगर ऑर्बिटल के रूप में शो करें तो ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं चतुष्फलकीय। चार फलक रहते, 1 2 3 4 ऐसे। इसको बनाएं तो यह चतुष्फलकीय बनेगा। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा ऐसा, ये और ये एक फलक, ये एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, और नीचे का चौथा फलक। तो ये चतुष्फलकीय जो है आकृति sp3 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कार्बन शो करता है। ठीक है, इसको और अच्छे से बनाएं तो यह बनेगा कुछ इस प्रकार से। एक दो तीन फलक हो गए, और नीचे वाला चौथा फलक होता है, ठीक है, जो ऐसे रहता है। और कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे कार्बन सेंट्रल पे, और ये चारों साइड 1 2 3 4 उसके फलक रहते हैं। तो इसे चतुष्फलकीय आकृति कार्बन की कहते हैं। जब यह अलग अलग जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका है मीथेन, तो आकृति चतुष्फलकीय हो गया, और डिग्री जो है ये हो गया। इसमें परसेंटेज कैरेक्टर अगर लेंगे तो एस का जो है, एस का कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर वो एस कैरेक्टर शो करता है 25%, और पी कैरेक्टर शो करता है 75% इस पे, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों की जो संरचना है उसमें जितने एल्केन रहते हैं, जो हमारे कार्बनिक जो सीरीज हैं उसमें सीरीज में आते हैं हमारे एल्केन, है ना, एल्कीन, जितने हाइड्रोकार्बन हैं उनको इस सीरीज में बांटा गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इनका अगर स्ट्रक्चर देखें, संरचना देखें, तो सबसे पहले हम एल्केन का देख लेते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की संरचना में sp3 हाइब्रिडाइजेशन एल्केनों में पाया जाता है। जितने भी एल्केन है वो सब, उनका जो कार्बन है वो सभी इस कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर लिखना चाहें, अगर एथेन लिखें, एथेन, ठीक है, C2H6 एथेन है, तो इसे हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये C और ये हाइड्रोजन 3 ठो, और डिटेल में लिखें तो सिंगल बॉन्ड C, तो 1 2 3 4 इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वही चतुष्फलकीय होगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ पे वही होगा 109.28 मिनट्स। यहाँ पे इसके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो यही होगा। सभी का बॉन्ड एंगल जो कार्बन के आसपास ये बॉन्ड एंगल होगा, इसका भी यहाँ पर होगा, हाइड्रोजन से इसका बॉन्ड एंगल ये होगा। तो जितने भी एल्केन हैं वो सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में आते हैं, और एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, मेथेन, ये सब चीज़ें
और उनके कार्बनों का अगर हम संकरण देखें तो sp3 और 109.28 जो कला है उतना हमें बॉन्ड एंगल मिलता है। ठीक है, तो हम अगर मेथेन की आकृति देखें तो हमारा मेथेन का आकृति कुछ इस प्रकार हो जाता है। ये ऑर्बिटल है ना, कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ते हैं, है ना, H ऐसा। और हमने चैप्टर 2 में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा उसमें तो पढ़ा ही है, जिधर ये हाइब्रिडाइज होता है, संकरित होता है, उधर का ऑर्बिटल जो है लोब वो बड़ा रहता है और इसका जो दूसरा साइड का लोब है वो छोटा रहता है। तो ये ऐसे छोटा रहेगा, ये इससे छोटा रहेगा, इसका ये छोटा है, इसका ये छोटा है, इसका ऐसा छोटा है, इसका ऐसा छोटा सा रहेगा। तो ये मेथेन का आकृति है CH4 का। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं इसमें sp2 कौन सा शो करता है। sp2 तो जितने भी एल्कीन हैं, है ना, एल्कीन जो हमारे रहेंगे, जैसे कि एथीन ले लेते हैं। ठीक है, एथीन C2H4, इसका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा हम लिखते हैं। तो इसकी जो आकृति रहेगी, यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो इनका जो डबल बॉन्ड रहेगा तो इनका आकृति कुछ इस प्रकार बन जाता है कि इनके बीच में जो आकृति रहेगा, हम कार्बन कार्बन का ये जो बॉन्ड रहता है ना, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, एक पाई बॉन्ड रहता है। सिग्मा बॉन्ड का ऐसा बनता है, हमें पता है कि जो हेड वाइज ओवरलैप होते हैं, जो ऑर्बिटल हेड वाइज, वो सिग्मा बॉन्ड रहते हैं। जो साइड वाइज ओवरलैप होते हैं वो पाई बॉन्ड रहते हैं। तो साइड वाइज ओवरलैप जो है p ऑर्बिटल करता है, तो कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो साइड वाइज करेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी हम सामान्य इसका थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं, है ना। ये चीज़ें तो आप चैप्टर 2 में भी पढ़े होंगे, है ना, डिटेल में। वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन और इसके जो एलिमेंट हैं, एथिलीन का जो क्या स्ट्रक्चर रहता है, वो सब चीज़ें वहाँ पे पढ़े हैं। पर फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कि एल्केन जो है वो किस हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं और एल्कीन किस में आते हैं और एल्काइन किस में आते हैं, है ना। तो जिसमें डबल बॉन्ड है वो एल्कीन रहता है ना। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक चीज़ है, तो ये क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटेन है। तो ये ब्यूटीन है ना। इसको कहेंगे कि ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी हम जानेंगे इसके बारे में। तो ये जो भी है ना, तो इसके और इसके बीच जो है, ये कार्बन और ये कार्बन sp2 रहेगा। अब ये CH3 है और इधर सिंगल है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, ये sp3 रहेगा। अभी इसके सवाल भी करेंगे अपन, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उसका हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से कार्बन का रहता है। तो यहाँ कार्बन रहता है और यहाँ कार्बन रहता है, CH2 है। तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये हेड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है, ऑर्बिटल नहीं शो कर रहा हूँ, पर ये हेड वाइज करेगा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनाएगा। ये दोनों जो है ऐसे, ये अपना हेड वाइज ओवरलैप करेंगे अपना अपना ऑर्बिटल का, p ऑर्बिटल ऐसे भी आएगा। तो यहाँ पे एक और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इनका जो p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल ऐसा बचा हुआ है, ऐसा, इसका p ऑर्बिटल ऐसे बचा हुआ है। ये p ऑर्बिटल साइड ओवरलैप करेंगे, है ना, पार्श्व अतिव्यापन जिसे कहते हैं, साइड ओवरलैप। ये पाई बॉन्ड का बनाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये sp2 एल्किन में sp2 पाया जाता है। और इनका जो ये जो दोनों जो ऑर्बिटल हैं, है ना, अगर हम इनका एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम देखें अगर इसको ऑर्बिटल के रूप में, तो ये 2s का रहता है एक, और 2p में रहता है 3। तो इसमें से 2 कर रहा है, इसमें से 2 कर रहा है ना। तो
एक तो यहाँ आ रहा है एस में, यहाँ एक कार्बन में, दूसरे कार्बन में एक यहाँ, और जो ये 3 है, एक तो कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन हम यहाँ लिखते हैं, ये हो गया इसका, ठीक है। एक दूसरा कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, इसका अगर लिखेंगे तो ये 2s और 2p, ठीक है। यहाँ पर आएगा अतिव्यापन वाला, तो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4। अब बाकी ये जो बच गए, ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए, ये जो ऑर्बिटल बच गया, ये साइड ओवरलैप करते हैं ऐसे, ये देखो ये कर रहे हैं और ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन केवल 1 2 3 4 इन्हीं चारों में हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। एक एस में और 2 पी में, ठीक है। ये इसका जो ऑर्बिटल है ये साइड ओवरलैप करता है, ये जो ऑर्बिटल है एक्स वाई वाला, ये जो है ये हेड वाइज करता है, ठीक है। तो ये हेड वाइज कर रहा है एक ठो, ये दो में से एक ठो हेड वाइज करता है, एक ठो साइड वाइज करता है। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनाएगा ये वाला, और ये जो बीच वाला है ये बीच वाला बनाता है सिग्मा बॉन्ड, इसलिए 5 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5, और ये साइड वाला एक पाई बॉन्ड। इस प्रकार से इसका संरचना को हम देखते हैं। इसमें हम एंगल की बात करें तो 120 डिग्री का एंगल हमें मिलता है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। कार्बन के पास ये जो है ये 120 डिग्री रहता है, ये जो है ये 120 डिग्री। आकृति की बात करें तो वो रहता है त्रिकोणीय। देखो यहाँ से ये अनहाइब्रिडाइज्ड है तो इसको छोड़ देंगे, है ना, ये 1 2 3, तो ये त्रिकोणीय रहता है, ऐसे 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 त्रिकोणीय प्लेनर रहता है, समतलीय और त्रिकोणीय, ऐसा त्रिकोणीय, है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें अगर कार्बनिक में यौगिक में बोलें तो त्रिकोणीय इसका आकृति रहता है। एक और देख लेते हैं हम एल्काइन का। एल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन रहता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इधर करेगा साइड वाइज, ऐसे कार्बन साइड वाइज ओवरलैप करेगा, सॉरी हेड वाइज ओवरलैप करेगा। कार्बन कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो यहाँ हेड वाइज ओवरलैप करेगा ऐसे, और एक फिर से हेड वाइज ओवरलैप करेगा किसके, हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसमें ऐसे रहता है, एक यहाँ इसका बीच एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड रहता है। अब जो बच गया है इसमें, ये एक ठो, ये एक ठो, ये पी ऑर्बिटल डबल डबल शेप का रहता है, ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल, और इसमें भी ऐसा रहेगा। ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल। तो ये जो पी ऑर्बिटल है ये इसके साथ वो साइड ओवरलैप करेगा इसके साथ, और ये जो है ये इसके साथ साइड ओवरलैप होगा ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार से ओवरलैप होता है, और ये 1 और 2 दो साइड, ये जो ऑर्बिटल है साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। तो ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल, ये दोनों मिलके 2 पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो 2 पाई बॉन्ड और 1 2 3 3 सिग्मा। तो इसकी जो आकृति है ये आकृति हो जाती है रेखीय। आकृति क्या हो जाएगा, रेखीय आकृति रहती है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। और परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है, जिसे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, एस पी है तो 50%, 50% एस और 50% पी। तो ये सामान्य रूप से हो गया कि एल्काइन अगर कोई मॉलिक्यूल है, एल्काइन कार्बनिक कोई यौगिक है, तो वो
वह कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज रहेगा, उसकी आकृति रेखीय रहेगी और उस पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का रहेगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% रहेगा। अब हम जानेंगे कि इनके हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बंध लंबाई में इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है, इन बॉन्ड की लंबाई में और इनका जो स्ट्रेंथ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके हिसाब से ये चीज़ें क्या वेरी करती हैं, ऊपर नीचे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और EN भी देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी के हिसाब से रहेगा। देखो बॉन्ड लेंथ जो है, जितना हाइब्रिड, जैसे कि sp3 है ना, और sp है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है और sp है, ये तीन प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे पाए जाते हैं। ठीक है, sp sp2 और sp3 से ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के मॉलिक्यूल पे तो नहीं पाया जाता, क्योंकि संयोजकता 4 है, 4 से ज़्यादा वह शो नहीं करता है। ठीक है, तो sp3 में हम देखते हैं कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हैं। p ऑर्बिटल का साइज बड़ा रहता है, s ऑर्बिटल का साइज छोटा रहता है। तो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसका साइज बड़ा रहेगा और ये थोड़ा सा उससे छोटा रहेगा, और ये उससे और छोटा रहेगा, ये छोटा रहेगा, इससे और छोटा रहेगा sp। ठीक है, तो जिनका साइज बड़ा है उनका बॉन्ड का डिस्टेंस भी बड़ा रहेगा, तो बंध लंबाई जो है ना, बड़े चीज़ में बड़ा लंबाई रहेगा, है ना। बंध की जो लंबाई है, कार्बन कार्बन के बीच जो लंबाई है वो sp3 वाले में ज़्यादा रहेगा, फिर sp2 में रहेगा, फिर उसके बाद में sp रहेगा। तो sp वाला जो कार्बनिक यौगिक है, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ C डबल बॉन्ड C और यहाँ C सिंगल बॉन्ड C, ये sp3 में आएंगे, sp2 और sp में। तो ये वाला जो है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड की संख्या बढ़ने से उनकी बॉन्ड की लंबाई जो है वो कम होती है। तो बॉन्ड की लंबाई इसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा, इससे में और कम रहेगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होने से इनके कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनने से इनके बीच में बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, अभी स्ट्रेंथ भी बताऊंगा। इनके बीच जो बॉन्ड की लंबाई है वो लंबाई कम होती है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर है ना, जितना उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है बढ़ेगा वैसे बंध की लंबाई कम होगी। बंध की लंबाई 1/2 कम होगा। बंध की लंबाई बढ़ाना है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम करना पड़ेगा, यानी कि sp3 में बंध लंबाई ज़्यादा, sp2 में कम और sp में और कम। ये बॉन्ड का लंबाई हो गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो लंबाई के साथ में लंबाई कम होने पे बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, तो बंध की लंबाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, बंध की लंबाई बढ़ाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बंध सामर्थ्य जो है, और बंध की लंबाई कम करेंगे तो बंध का जो सामर्थ्य है वो बढ़ जाता है। ठीक है, बॉन्ड छोटा होता है तो वह अधिक सामर्थ्य होता है। sp संकरित हाइब्रिड, अगर सामर्थ्य की बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो sp सबसे ज़्यादा और उसके बाद sp2 के बॉन्ड और उसके बाद sp3 का बॉन्ड सबसे वीक रहता है। ठीक है, अब तीसरा चीज़ आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? कोई भी साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि कार्बन है, वो यहाँ पे हाइड्रोजन से, है ना, ऐसे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन
साझा कर रहा है ऐसे करके, साझा कर रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गिन रहा है, और इसका कार्बन का हाइड्रोजन का साझा कर रहा है ऐसे करके, और ये ऐसे साझा कर रहा है यहाँ से, है ना। तो हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन को अपना गिन रहा है, 2 कर रहा है, इसका ये इसका गिन रहा है, और इसका भी साझा करके अपना 8 गिन रहा है, चारों को पूरा कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर जल्दी ज़्यादा खींचेगा, ये यहाँ रहेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड रहेंगे, यहाँ पर रहेगा, ये डिसाइड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साझे की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो आकर्षित करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जितना खींच सके उसको उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे, ठीक है। तो जिसका बॉन्ड की लंबाई, इन दोनों की, इसका डिस्टेंस जो है, कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन जिसके साथ भी है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर रहेगा तो उसको अपनी ओर कैसे खींचेगा। जितना बॉन्ड की लंबाई कम होती जाएगी, ये ऐसा रहता है। देखो, सिंगल बॉन्ड ज़्यादा बड़ा, डबल बॉन्ड छोटा, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा। तो जितना बॉन्ड की लंबाई जितनी छोटी रहेगी, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा होता है। इसलिए कहते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जज करना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी s कैरेक्टर पे डिपेंड रहता है, ठीक है, एक्स कैरेक्टर पे डिपेंड रहता है। तो लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज कैरेक्टर। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा ज़्यादा रहेगा, मान लो यहाँ पे CH4 है, यहाँ C2H4 है, यहाँ C2H2 है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा। इन तीनों में देखें तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। बॉन्ड के रूप में इसको अगर शो करें तो ये C बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड C है, और ये C ट्रिपल बॉन्ड C है। तो ये इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, एस और पी। यहाँ 50% एस कैरेक्टर है, 50%, यहाँ 33.3% एस कैरेक्टर, यहाँ 25%। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जहाँ ज़्यादा रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा रहेगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतना ज़्यादा रहेगा। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा इसके कंपेयर, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा इसके कंपेयर, ठीक है। तो ये तो हो गई बात विद्युत ऋणात्मकता की, ठीक है। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन। जैसे कि हमें बताना है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंध और पाई बंध की संख्या बताना है, पाई बॉन्ड की संख्या। पहला हमारे पास सवाल है, सवाल को हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये 4 सवाल हैं, इनका हम, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है ये हम गिनते हैं। तो देखो sp3 में सभी सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, है ना। sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे उसमें सभी सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, और जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। या फिर यूँ कहें कि हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को कैसे गिनते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, जहाँ डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इस प्रकार से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की गिनती करते हैं। तो इनमें प्रश्नों में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। CH3 देखो सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन का, और 3 बॉन्ड किससे है, हाइड्रोजन से है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। इस कार्बन का चारों बॉन्ड कैसा है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से, 1 बॉन्ड कार्बन से, यानी सभी सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ कितने बॉन्ड हो गए, 3 हाइड्रोजन के साथ इसमें, और ये कार्बन का चौथा वाला इस कार्बन के साथ। इसे अगर और फैला के लिखें, इसका पूरा संरचना लिखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन 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 के बीच ऐसा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसके, 4 सिग्मा बॉन्ड इसके, 4 सिग्मा बॉन्ड इसके, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 8 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा इसके लिए, ठीक है।
इसका अगर देखें, इसका क्या हो जाएगा, CH3। ऐसे ही फैला के लिखेंगे तो H CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इसमें पूरा जो है सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 और ये 5, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड है तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 दो ठो यहाँ पर है, इसका H ऐसे CH2 डबल बॉन्ड C है, ऐसे डबल बॉन्ड C और H है तो यहाँ पर एक H कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड N है ऐसा। तो यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कितना है, एक डबल बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि और सिंगल बॉन्ड कितना हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड यानी कि 4 सिग्मा प्लस डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा रहता है, एक सिग्मा एक पाई रहता है तो एक और सिग्मा हो गया। इसमें कितना रहता है, एक सिग्मा और 2 पाई रहता है तो एक और सिग्मा हो गया, तो टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। यहाँ एक पाई यहाँ एक पाई तो 2 पाई बॉन्ड हो गए, ये दोनों हो गए। इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड इस प्रकार से। और यहाँ है तो यहाँ कितना है, यहाँ ऐसे ही गिनो, अब ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीख लो, देखना सीख जाओ तो आप ऐसे ही गिन सकते हो। CH2 यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा और 2 और एक 3 एक 4 और एक 5 एक 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। पाई बॉन्ड कितना, यहाँ एक पाई बॉन्ड यहाँ एक पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच जो है CC बॉन्ड कितना है, 1 2 3 CC बॉन्ड यानी 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है, यहाँ 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन हाइड्रोजन तो 6 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए, 6 और 3 9 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे गिना जाता है। अब हम देख लेते हैं एक और सवाल जिसमें हम कुछ मॉलिक्यूल की आकृति हमको बताना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमें क्या बताना है, आकृति बताना है। हमने जो अभी देखा हाइब्रिडाइजेशन की आकृति देखा, उसके हिसाब से हमारे पास सवाल है। जैसे कि हमारे पास है CH3F, इसकी आकृति क्या होगी, CH3F। तो इसका कार्बन सेंट्रल एटम है ना, तो कार्बन का क्या है, 3 हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है ना। कार्बन ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन ये फ्लोरीन हो गया, तो ये क्या हो गया, चतुष्फलकीय है। तो आंसर हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और चतुष्फलकीय है हमारा आकृति। दूसरा सवाल है, मान लो जाए कि H हाइड्रोजन साइनाइड दिया है HCN, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि देख लीजिए कि यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या है, एक हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये 180 डिग्री रेखीय हो जाएगा। देखा था हमने, ये क्या एल्काइन है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना, तो रेखीय आकृति हो जाएगा। तीसरा सवाल हम देख लेते हैं, जैसे कि H2C डबल बॉन्ड O है, इसको लिखेंगे तो कैसा होगा, HCH ऐसा सिंगल बॉन्ड O, यहाँ क्या आ जाएगा 120 डिग्री। इसका क्या है, ये sp, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और त्रिकोणीय जो है हमारा आकृति हो जाएगा, त्रिकोणीय आकृति हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका आकृति हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अलग अलग होता है। कार्बन जो है इतने आकृति से ज़्यादा इसका नहीं होता है, ठीक है। अब हम सामान्य रूप से जो हमारा जो इंट्रो है और जो हाइब्रिडाइजेशन हम कार्बन का देखते हैं, किस प्रकार से बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का जो अवेबिलिटी है वो किस प्रकार से होता है, और इनमें जो बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या क्या रहता है ना। हमने 100 sp3 में 109 डिग्री है ना, 109 डिग्री और 28 कला जो है ये रहता है हमारा, 120 डिग्री रहता है sp2 में और 180 डिग्री रहता है sp में, एल्काइन में, ये एल्किन में और ये एल्केन में। ये हमने देखा, कुछ सवाल भी किए। अब हम देख लेते हैं हमारा वर्गीकरण। जो कार्बनिक यौगिक है ना, जितना कार्बनिक रसायन है उसे कितने भागों में
विभक्त किया गया है और क्या क्या चीज़ें हमको इसमें पढ़ना रहता है। ठीक है, तो पूरा जो कार्बनिक रसायन है ना, उसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण इसे दो चीज़ों के आधार पे किया गया है। पहला है संरचना के आधार पे, दूसरा है क्रियात्मक समूह के आधार पे। जैसे आप एल्कोहल लिखते हो ना, CH3OH, तो ये OH जो है ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। ऐसे ना बहुत सारे क्रियात्मक समूह रहते हैं, उन क्रियात्मक समूह के आधार पे अलग अलग विभक्त किया गया है इसे, और एक संरचना के आधार पे। तो संरचना को देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्रियात्मक समूह को देखेंगे। ठीक है, संरचना को फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एसाइक्लिक, यानी कि जो लंबा रहता है, जो चक्रीय नहीं रहता, जो संरचना जो रहता है ना, अभी हम इसको एक एक करके देखेंगे। एसाइक्लिक होता है जो कि हिंदी में जिसे विवृत कहते हैं, विवृत मतलब कि बिना वृत्त का। और एक होता है साइक्लिक, यानी कि जिसकी संरचना वृत्तीय रहती है ना, संवृत्त जिसे कहते हैं, संवृत्त संरचना है ना। इस संवृत्त संरचना को फिर दो भागों में बांटा गया है। संवृत्त संरचना को दो भागों में, एक होता है होमोसाइक्लिक, दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक माने होता है कि जो चक्रीय रहेगा, इसमें ये एटम जितने जो हमारे जो कार्बन की जो मॉलिक्यूल रहेंगे, कार्बन की जितने एटम रहेंगे वो सब सेम चीज़ रहेंगे। ये जो है, ये है, सब सेम चीज़ रहते हैं, तो उसे होमोसाइक्लिक कहते हैं। अभी इसका एग्जांपल भी देखेंगे आगे। हेटेरोसाइक्लिक वो है जिसमें कार्बन कार्बन तो रहेगा, लेकिन साथ में कुछ और चीज़ें भी रहती हैं, बीच में ऑक्सीजन आ गया और कार्बन कार्बन ऐसे करके, ये ऐसे नाइट्रोजन आ गया और ऐसे बना लिया, ऐसे चक्रीय बना लिया, उसे हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे। और इस होमोसाइक्लिक को फिर दो भागों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक होता है जो एरोमेटिक नहीं होता, सिंपल रहता है ना, जिसमें जो सैचुरेटेड कार्बन रहता है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर बेंजीन लिख दें तो ये एरोमेटिक हो जाता है। इसमें अनसैचुरेशन रहता है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे ये नहीं रहता, ऐसे डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो उसे एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये संरचना के आधार पे और क्रियात्मक समूह के आधार पे जो है, इसे हम डिस्कस करेंगे अच्छा से। अभी हम संरचना को देख लेते हैं, क्रियात्मक समूह को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल संरचना जो है इसे हम अलग अलग भागों में देख लेते हैं। ठीक है, तो संरचना के आधार पे, ठीक है, संरचना पहला है विवृत, या फिर जिसे इंग्लिश में जानो वही ज़्यादा सही है ना, ए साइक्लिक कहो, जो कि साइक्लिक नहीं है। जैसे कि हो गया CH3, CH2, CH3, ये क्या है, प्रोपेन है, प्रोपेन। तो ये जो है ए साइक्लिक है, और वहीं पे आता है साइक्लिक, है ना। साइक्लिक में आएगा, जैसे साइक्लिक, इसी को साइक्लोप्रोपेन कर लो, CH2, 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 ये साइक्लिक होता है, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लिक हो गया। तो जो बिना ऐसे जो जुड़ा हुआ चक्रीय नहीं है उसे एसाइक्लिक कहते हैं, जो चक्रीय है उसे साइक्लिक कहते हैं। संरचना के दो ठो बन गए। अब इस साइक्लिक में फिर दो भाग में आता है कि होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका यही चीज़, ये होमोसाइक्लिक है। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक में क्या आएगा, हेटेरोसाइक्लिक एक ठो हेटेरो एटम रहता है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बीच में कोई डबल बॉन्ड वाला आ जाएगा, जैसे कि विषम चक्रीय जो यौगिक है उसमें ऑक्सीरेन कह लेते हैं। एक ये एग्जांपल हो गया, CH2 और ये दोनों को मिलके एक ऑक्सीजन आ गया। देखो यहाँ कार्बन नहीं है, ये एक तीसरा ही चीज़ है। तो इस प्रकार के जो रहेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं। इस प्रकार की जो चीज़ें रहेंगे इन्हें विषम चक्रीय कहते हैं। ये सम चक्रीय नहीं, समान नहीं रहते, जो चक्र के बीच में जो ये जो जॉइंट है ना, यहाँ पे सेम एटम नहीं रहते, यहाँ पे अलग एटम है। ऑक्सीजन आ गया, यहाँ कार्बन है, ये अलग है ना, ऑक्सीजन अलग है उनसे,
तो इसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो साइक्लिक, साइक्लिक में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक मतलब कि समान, हेट्रोसाइक्लिक मतलब कुछ अलग आ जाता है। ठीक है, अब ये होमोसाइक्लिक जो है इसे दो भाग में है, एक होता है एलिफैटिक या फिर एलिसाइक्लिक कहते हैं, एलिसाइक्लिक जो कि एरोमेटिक नहीं होता, एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या है, जब ये एरोमा से आया है, एरोमेटिक जो है इसका पद, इसका जो शब्द है उसे एरोमा से लिया गया है। एरोमा मतलब होता है सुगंध। जब पहले पहले एरोमेटिक कंपाउंड का खोज हुआ ना, तो एरोमा कहा गया, क्योंकि एरोमा का अर्थ होता है सुगंध। पहले सुगंध वाले चीज़ बने, पर अब बहुत ज़्यादा ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि दुर्गंध देते हैं, है ना, तो वो सिर्फ कहने के लिए एरोमेटिक हो गए, अब बदबू भी देते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें होता है कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है उस संरचना में, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड सी रहेगा, यहाँ ऐसे, और एक एक हाइड्रोजन रहते हैं, जैसे ये बेंजीन है। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए, ये हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन, 1 2 3 ये हाइड्रोजन। एलिसाइक्लिक में अनसैचुरेशन नहीं पाया जाता, है ना, सैचुरेटेड रहते हैं सभी, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उतना नहीं पाया जाता एलिसाइक्लिक में। लेकिन एरोमेटिक में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। जो ये चीज़ है यही इसे एरोमेटिक बनाता है। ठीक है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक होता है बेंजेनॉइड और एक होता है नॉन बेंजेनॉइड। जिसमें बेंजीन रहेगा उसे बेंजेनॉइड कहेंगे, जिसमें बेंजीन नहीं रहेगा उसे नॉन बेंजेनॉइड कहेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, पहला बेंजेनॉइड देख लेते हैं। बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड में जैसे क्या है, बेंजीन है हमारे पास, ऐसे लिखते हैं इसे। ठीक है, ये बेंजीन हो गया, बेंजेनॉइड हो गया। और हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर नेप्थिलीन रहता है ना, नेप्थिलीन है, उसमें ऐसा रहता है, दो बेंजीन रिंग जुड़े रहते हैं आपस में, ये, और ये ऐसा रहेगा, ये बेंजीन और ये नेप्थिलीन। ठीक है, तो बेंजेनॉइड हो गया। नॉन बेंजेनॉइड क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड रहता है जैसे कि हमारे पास है एजुलिन कहते हैं जिसे, है ना, जो 6 मेंबर्ड नहीं रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड कार्बन जो रिंग है उसे बेंजीन, अगर उनमें अनसेचुरेशन है तो ये इसी में अगर अनसेचुरेशन नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और वो एरोमेटिक नहीं, वो एलिफेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड रिंग बेंजेनॉइड कहलाते हैं। अब इसमें 6 मेंबर्ड नहीं रहते, इसमें जैसे कि बना लेते हैं हम ट्रोपोन बना लेते हैं, है ना, तो ट्रोपोन का ये इसका सूत्र रहता है, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, ऐसा 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 और ऐसा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजेनॉइड नहीं है, इसे ट्रोपोन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए साइक्लोप्रोपेनिल केटायन जो है वो भी एरोमेटिक है, लेकिन वो 6 मेंबर्ड रिंग नहीं है। ये जो है प्रोपेनिल केटायन जो है, ये हो गया, ये नॉन बेंजेनॉइड के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक बढ़ा संरचना के आधार पे जो है ए साइक्लिक हो गया, जो बिना साइक्लिक के चैन सिस्टम जो रहते हैं ऐसे कार्बन 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 ऐसे रहेंगे, ए साइक्लिक। एक होता है साइक्लिक होता है जो ऐसे चक्र में रहेंगे। साइक्लिक को फिर दो प्रकार के, होमोसाइक्लिक और
हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कुछ दूसरा आ जाएगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या इस प्रकार के हेट्रो एटम आ जाएंगे। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक। अब इस होमोसाइक्लिक को फिर दो भागों में बांटा है। एक होता है एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक, है ना, जिसमें सेचुरेशन रहता है, हाँ, अनसेचुरेशन नहीं रहता। साइक्लोहेक्सेन जो है इसी का एग्जाम्पल है, साइक्लोब्यूटेन जो है इसी का एग्जाम्पल है, साइक्लोप्रोपीन जो है, प्रोपेन जो है इसी का एग्जाम्पल है, एसाइक्लिक है। और होता है एरोमेटिक, होता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में फिर बेंजीन आता है, बेंजेनॉइड, है ना, ऐसा। इससे दो भाग, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। अभी हमने देखा ये केटायन नॉन बेंजेनॉइड। तो ये तो भाग हो गए किसके, संरचना के आधार पे। ये होमो को आ गया। हेट्रो का क्या है, हेट्रो का एग्जाम्पल जो विषम चक्रीय रहता है ना। जैसे कि विषम चक्रीय में क्या रहेगा, इसमें भी रहेगा दो ठो, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक कहें हम, है ना, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक रहेगा, दोनों रहेगा। एलिसाइक्लिक में क्या रहेगा, जैसे कि CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कर दो, यही चीज़, ये चीज़, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा तो एलिसाइक्लिक हेट्रो आ जाएगा। ये जैसे साइक्लोब्यूटेन है, सब यहाँ CH2 है यहाँ पर, ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। लेकिन यहाँ CH2 यहाँ पर एक ऑक्सीजन डाल दो तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, हेट्रो हेट्रो एलिसाइक्लिक में यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। ये एरोमेटिक नहीं है ना, यहाँ पर आएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक जैसे किसका एग्जांपल है, फ्यूरेन, पायराल, थायोफिन। थायोफिन जैसे रहता है यहाँ पर, यहाँ बना देता हूँ, ये सल्फर रहता है ऐसे, इसे थायोफिन कहते हैं। ये एरोमेटिक का हेट्रो एटम हो गया। तो इतने भागों में जो है संरचना के आधार पे कार्बनिक यौगिकों को विभक्त किया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का इतना रखते हैं, है ना। आज की वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया, आज हमने जान लिया कि सामान्य परिचय जान लिया, कार्बनिक रसायन का सामान्य परिचय जान लिया। और हमने जान लिया कि कार्बन के बारे में, कार्बन की टेट्रावेलेंसी जो है, टेट्रावेलेंसी एंड शेप जान लिया हमने, आकृति जान लिया। sp3 sp2 और sp रहेगा तो चतुष्फलकीय और त्रिकोणीय और रेखीय जो है वो हमने जान लिया, है ना। एल्किन, एल्काइन और एल्किन और एल्काइन का क्या क्या रहता है ना। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड को करना हम इसमें सीख गए। और हम यहाँ से जान गए वर्गीकरण जो है उसका, संरचना के आधार पे जो है वर्गीकरण यहाँ पे जान लिए। क्रियात्मक समूह के आधार पे क्या है, क्रियात्मक समूह के आधार पे कल हम वीडियो में जानेंगे। इसका हम संरचना वाला चीज़ आज जान चुके हैं, संरचना वाला आज इसमें हमने पढ़ा है। ठीक है, एक बार फिर से अगर याद दिला दूँ, संरचना में रहता है कि जो लीनियर है और जो साइक्लिक है। लीनियर तो लीनियर ही है, साइक्लिक में क्या आता है, दो प्रकार के, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। सेम प्रकार के होमो, जितने भी एटम है सब एक प्रकार के, इसमें से कुछ अलग प्रकार के एटम रहेगा, हेट्रो। हेट्रो रहेगा, है ना। होमो को फिर दो प्रकार में बांटा, एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक, है ना, जिसमें सैचुरेशन रहता है, जो अनसैचुरेटेड नहीं रहता। और जो रहता है एरोमेटिक। एरोमेटिक फिर बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। हेट्रो को फिर दो भागों में, एलिफैटिक और एरोमेटिक। ये इस प्रकार से इसको संरचना के आधार पे हमने बांटा और इन चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है, ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इसमें जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए। तो एक लाइव क्लास फिर अपन कोशिश करेंगे, एक लाइव क्लास लेंगे और वहाँ पर आप आ पाएँ
तो वहाँ पे हम प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, जितने भी डाउट हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।